गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने इसके पहले जो है वो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो पार्ट था, जिसमें हमने ये देखा कि ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला था बच्चों कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये बात है कब की, सन 1820 की। उसके बाद लगभग 11 साल बाद, ठीक है, 1831 में एक नए साइंटिस्ट आए, अमेरिका के साइंटिस्ट माइकल फैराडे। उन्होंने ये बताया कि हम मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो उसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद 1831 में जब माइकल फैराडे ने अपना ये प्रूफ किया कि हम मैग्नेट के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, तो ये एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी था कि हाउ हम, मतलब ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसकी सहायता से, मैग्नेट की सहायता से, है ना। पहले हमारे पास क्या था कि हम बैटरी यूज करते थे, बैटरी किए, उसके बाद ये हुआ गया कि बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाता था, फिर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फिर हमको रोकना पड़ता था, रुक जाता था, फिर हमको रिचार्ज करना पड़ता था बैटरी को, है ना। बट जब ये डिस्कवरी हुआ कि हाउ थ्रू द मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम मैग्नेट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो था एक रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी था। अभी आपके पास ऐसा है बच्चों कि आपको जो घर में लाइट होता है, जो कनेक्शन आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड बोलने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज को जला के छोड़ दीजिए, वो डिस्चार्ज होने वाला नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा जब तक आपको पावर सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट हमारे घरों में भी आ रहा है उसका बेसिक है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है बच्चों 3 चीजें। इसमें पहला, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन between coil and मैग्नेट। ठीक है, पहला कंडीशन ये रहेगा कि क्या होना चाहिए, कॉइल और मैग्नेट के बीच क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, उसको भी समझाऊंगा, पहले इसको ध्यान रखते हैं कि क्या है। दूसरा ये है कि जब ये रिलेटिव मोशन होगा उसके कारण से क्या बोलेंगे, इन कॉइल इंड्यूस्ड, या बोल सकते हैं एन ईएमएफ, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट उसी में ये है, भाई एक ही डेफिनेशन है, उसको अलग अलग पॉइंट में कर रहा हूं। तब क्या होगा, इफ कॉइल इज क्लोज्ड, अगर कॉइल जो है वो पूरी तरह से बंद है, देन करंट start flowing through the coil। ठीक है, तो चौथा मिलेगा
तो ये कंबाइन करके जो फिनोमेना बनता है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा बच्चों, ठीक है, उस कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर सर्किट जो है वो पूरी तरह से क्लोज्ड है, बंद है, तब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और इस कंप्लीट फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर जो करंट होगा उसको नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड करंट, है ना, क्योंकि वो करंट जो है वो क्या होता है, उसको हम बैटरी के थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो जो है मोशन करा रहे हैं किसके किसके बीच, कॉइल और मैग्नेट के बीच। कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन। अभी समझाऊंगा इसको कि हाँ कैसे। तब हमको जो करंट मिलता है उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। और ये कंप्लीट फिनोमेना जो है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो, है ना। आपको इसको थोड़ा समझना है कि जब भी देखो, हम इसके एक्सपेरिमेंट को, जो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उसको हम एक बार ट्राई करेंगे, है ना। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, ठीक है। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, magnetic flux changed। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, अगर कॉइल जो है वो क्लोज्ड है, तब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और ये कंप्लीट फिनोमेना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नोट कीजिए इसको, ये उसका डेफिनेशन है, आपको जानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को 5B से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल, है ना। मान लेते हैं एक कॉइल है ये ऐसा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होंगे, है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये जो है वो क्या हो गया आपका कॉइल, इसका ये हो गया एरिया। और हमने पढ़ा है बच्चों कि जब हम क्या करते हैं, एरिया में एरिया वेक्टर, है ना, हमको क्या करना होता है, अगर हमको एरिया को एरिया वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और हमको पता है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इस कॉइल के क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। ये जो होगा वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इस कॉइल के क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएगा, थीटा। ठीक है, तो जो 5B होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका मैग्नीट्यूड आता है बच्चों वेक्टर B डॉट वेक्टर A, या हम इसी को लिखे 5B इज इक्वल टू BA cos थीटा। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल is called magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको ये याद रखना है फॉर्मूला BA cos थीटा। ठीक है, ये क्या है, आपका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर को हम कैसे बनाते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया डॉट
आपका यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम इस तरह से बनाते हैं, है ना। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इस तरह से इसको आपको याद रखना है। इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों, ऐसा यूनिट होगा वेबर। वेबर, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट होता है क्या, वेबर। ठीक है, ये होगा टेस्ला, है ना। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं हम, वेबर कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ऐसा यूनिट याद रखना है, वेबर। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट बच्चों, CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल, इन दोनों का रिलेशन 1 वेबर is equals to 10 to the power 8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जानकारी था किसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ये cos थीटा। ठीक है, अब आप इसको बिल्कुल इस तरह से इमेजिन कीजिए, अगर कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये इसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ये ऐसा है, ठीक है, और इसके अपोजिट में है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। एक यहाँ पर मिलेगा आपको इस तरह से, 3 कंडीशन में है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या मिला हमको, फाई पी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो पहला केस है उसमें बोलता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। ठीक है, तो फाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए। इस टाइम आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो होगा मैक्सिमम। ओके, अब इसी को अगर हम इस तरह लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5p cos 90 का वैल्यू 0, तो यहां पे हमको मिलेगा 0 मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने कॉइल को बिल्कुल इस तरह रख दिया है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है कॉइल, ये उसका नॉर्मल, तब आपको मिलेगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसी को हम देख सकते हैं, अगर इस थीटा का वैल्यू जो है ना, वो क्या है आपका एक्यूट एंगल है ना, क्या है एक्यूट एंगल, 0 से लेके कितने डिग्री तक, 90 डिग्री के पहले, मतलब 0 से 90 डिग्री के पहले। ठीक है, या 90 डिग्री तक, तब हमको मिलेगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो उस केस में आपको याद रखना है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का, इमेजिन करिए कि यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है और मैंने कॉइल को इस तरह रख के क्या किया, उसको टर्न कर रहा हूं कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तब तक हमको पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। लेकिन अगर वही थीटा का वैल्यू जो है बच्चों 90 से 180 के बीच हुआ है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है, ध्यान सुनेंगे, अगर थीटा का वैल्यू जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं तब हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे नेगेटिव, देखो अगर थीटा का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं 180 डिग्री ले लेते हैं, तो हमारा जो फाई होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो हो जाएगा बी ए कॉस 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये बी ए हो जाएगा आपका फाई बी। तो उस टाइम हमको जो फाई बी मिलेगा वो नेगेटिव मिला ना। ठीक है, तो ये जो है वो 0 से 90 तक पॉजिटिव रहेगा, 90 से ज्यादा 180 से कम में आपको क्या मिलेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसके डायमेंशन की बात करें और डायमेंशन बनेगा इसका एम एल
Mn2T-2A-, ठीक है। एक बार और आप लोग चेक कीजिएगा कि हाँ सही है कि नहीं, बना के देखिएगा, ठीक है। मैंने बनाना सिखाया है आपको, ठीक है। तो Mn2T-2A-1 डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैक्स, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा और नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब। चलिए बच्चों, अब हम फैराडेस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि एक कॉइल में मैग्नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है वो इंड्यूस्ड करा सकते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या किया, एक कॉइल बनाया सिंपल सा, ये इस तरह से, और उसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ऐसा है ना। गैल्वेनोमीटर को मैंने सिर्फ एरो से उसका रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं चीज में, ठीक है। अब क्या किए, एक मैग्नेट लिए, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब हमको पता है कि ये नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनता है ना, ऐसे जाता है, तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को इस तरह होल्ड किया और उसको पास लाते गए, ऐसे पास लाते गए। तो जैसे जैसे पास लाते गए, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया, इसको डिफ्लेक्शन दिखाया। जहां पर डिफ्लेक्शन दिखाया उन्होंने मैग्नेट को वहीं पर रोक दिया। उनको लगा भाई अरे यार ये तो चमत्कार हो गया, बिना बैटरी के क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बिना बैटरी करंट, एकदम खुश। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को वहीं पर रोक दिया। अब जब मैग्नेट को रोके, इसका जो डिफ्लेक्शन था वो फिर से 0 पे आ गए। फिर वो सोचे कि अरे यार क्या हो गया, ठीक है। अब क्या किए, उसको और पास लेके गए और पास लेके गए, डिफ्लेक्शन नहीं दिख गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, उन्होंने सोचा कि हाँ एक जगह कहीं पे दिखाया था तो इसको पीछे लेके गए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब पास ला रहे थे, पहले बार में डिफ्लेक्शन दिखाया था इधर, जब इसको पीछे ले जा रहे थे बच्चों, तब फिर एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इसमें डिफ्लेक्शन दिखाया, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन। जब पास लाए थे तो डिफ्लेक्शन था इधर, जब इसको रोके तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब उसके बाद और पास लाए तो डिफ्लेक्शन नहीं दी। जब इसको पीछे लेके गए तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया, कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो उनको ये समझ में आ गया, अब वहीं जब वहां पर फिर रोक दिए तो फिर से डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो गया, ठीक है। अब उनको ये समझ में आया कि क्यों ना मैं मैग्नेट को बार बार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या करूं, मूव कराऊं। तो उनको उन्होंने जब इसको आगे पीछे करना स्टार्ट किया, इस तरह से बार बार मैग्नेट को, ठीक है, तब उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। फिर उनको समझ में आया कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, है ना भाई, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये तो मोशन कर रहा है ना, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को विद रिस्पेक्ट टू कॉइल मूव कराते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तब इसमें जो है वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन दिखा, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैग्नेट को स्टेशनरी रखा जाए, ठीक है। अब मैग्नेट को स्टेशनरी रखने के बाद उन्होंने कॉइल को बैक एंड फोर्थ करना स्टार्ट किया, आगे पीछे मूव स्टार्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसको भी करने से क्या हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मतलब ये समझे कि अगर मैं चाहे मैग्नेट को आगे पीछे करूं या मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को आगे पीछे करूं, ठीक है, दोनों केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और उस चेंज होने के कारण से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण से जब ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड है, तब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, है ना। हमने अभी पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन दिखाएगा बच्चों जब उसमें सर्किट में क्या हो, करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है।
अब ये जैसे ही डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट हुआ एकदम खुश कि हाँ मैंने बिना बैटरी के, देखो भाई बैटरी नहीं लगाया, बिना बैटरी के करंट को इंड्यूस करना सीख ली, और उस करंट को उन्होंने नाम दिया था इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये भी देखा कि क्या हो अगर मैं दोनों को मूव कराऊं, है ना, दोनों को क्या करूं, मूव कराऊं। ठीक है, तब भी उन्होंने देखा कि वहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होकर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जा रहा। ठीक है, अब उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, इसमें एक और कंक्लूजन निकाले बच्चों, अगर ये मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है, तो उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। बट अगर ये वीक मैग्नेट है तो ये क्या करता था, डिफ्लेक्शन कम दिखाता था। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को भी बताया कि अगर आप अच्छा मैग्नेट यूज करते हो, पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हो, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा। डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलने का मतलब ये है बच्चों की जो इंड्यूस्ड करंट वहां पर इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक, अब जब उन्होंने इस चीजों को समझे और बताया, तब हमने यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस मैग्नेट की जगह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया, क्या करने के लिए, इस कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर था उसको डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, तो हमको करंट का जो वैल्यू है वो क्या मिला, ज्यादा मिला। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हमने मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड पढ़ा था, G(O)N(I) आया था। तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस वैसे ही था, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके कारण से ये जो है वो क्या हो रहा है, करंट को जनरेट कर रहा है ना। कैसे करंट को जनरेट कर रहा है, इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट, जिसमें पहले उन्होंने मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में मोशन कराया, फिर कॉइल को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे, डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा दिखाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों किसका था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो फैराडे का जो लॉ था, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन, है ना, और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।